नमस्कार साथियों। हर एक मॉक टेस्ट जो आप लगाते हो या तो आपको सरकारी नौकरी के करीब ले जाता है या वो आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाता है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का जिससे आपका स्कोर 2x स्पीड से बढ़ जाएगा अगले ही मॉक टेस्ट से। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ब्लाइंडली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। आज एक मॉक टेस्ट लगाया, कल एक मॉक टेस्ट लगाया, परसों एक मॉक टेस्ट लगाया। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने से आपका रिजल्ट नहीं बनता है। रिजल्ट बनता है उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करने से। मैं आपको बता दूं, एक 40 नंबर का बच्चा और एक 60 नंबर का बच्चा, इन दोनों बच्चों में गैप टैलेंट का नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेटजी का होता है। जो बच्चा सटीक स्ट्रेटजी लगाता है उसी नॉलेज लेवल पे वो 60 नंबर स्कोर करता है, और एक ऐसा बच्चा जो सही स्ट्रेटजी नहीं लगाता है वो 40 नंबर पर अटका रह जाता है। बार बार मेरे पास में कॉल आते हैं और बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, कैसे नंबर बढ़ाएं। अगर आप भी उन बच्चों में से एक हो जिनका नंबर नहीं बढ़ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी की सारी बातें मालूम चलेगी कि कैसे आपका स्कोर बढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं, 40 नंबर से 60 नंबर तक ले जाने के लिए जो आपका स्कोर है, इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति बनानी होगी। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट 40% टाइम अटेम्प्ट करने में देते हैं और 60% टाइम एनालिसिस में देते हैं और जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनका जो मार्क्स है वो 2x स्पीड से बढ़ता है। जो अटेम्प्ट होता है वो सिर्फ आपका टेस्ट लेता है, लेकिन जो एनालिसिस होता है वो आपका रिजल्ट देता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, हमेशा कभी भी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो जो मैं सिस्टम बताने जा रहा हूं, इनको मैंने कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रखा है। बस इन सभी के सभी पॉइंट्स को आपको एक साथ याद रखना है और सभी के सभी पॉइंट्स को आपको अगले ही मॉक टेस्ट से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाओ तो ऐसे ब्लाइंडली मॉक टेस्ट स्टार्ट मत कर दो। हमेशा एक सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम को फॉलो करो। मॉक टेस्ट देने के पहले का एक सिस्टम यह है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो सबसे पहले 2 मिनट तक मन में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट और वो फॉर्मूले को रिवाइज करो जिनमें आपको दिक्कत होती है, ताकि वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके माइंड में बने रहें जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। अगला, जो आपका वॉच है और जो टाइमर है उसको हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है वो टाइम बेस्ड होता है। आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसलिए टाइमर और वॉच को हमेशा ध्यान में रखो कि आपको टाइमर और वॉच को सेट करके रखना है कि इसको हमको देखते हुए चलना है और आप पेपर को सॉल्व करते हुए चलना है। वरना ऐसा होगा कि आखिरी में जाके आपके पास में समय कम और क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा होगी और प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट होगा। और जैसे अभी रेलवे ने क्या किया है कि कुछ एग्जाम में सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले रेलवे क्या करता था कि मिक्स क्वेश्चन लेता था, और अभी उनको क्या कर रहा है, सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। अगर आपका मिक्स क्वेश्चन है तो स्टार्ट से फॉलो करो, लेकिन अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज आता है, जैसे मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है, अगर इनके सेक्शन को डिवाइड करता है, साइंस है, तो आप हमेशा क्या करोगे, उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करोगे जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो अपने वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे आपको बहुत नुकसान होगा। हमेशा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि 10 मिनट की स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी को समझते हैं कि 10 मिनट की स्ट्रेटजी क्या कहती है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाने जाते हो या पेपर देने जाते हो तो जो स्टार्टिंग का आपका 10 मिनट होता है ना, वो आपका पूरा पेपर का पैटर्न और पूरा का पूरा पेपर डिसाइड करता है कि आपका पेपर कैसा जाने वाला है। पहला 10 मिनट पूरा गेम सेट कर देता है आपके लिए। अगर अर्ली एक्यूरेसी अच्छी है, स्टार्टिंग में आपका एक्यूरेसी अच्छा है, तो पूरा का पूरा पेपर जो होगा ना वो कंसिस्टेंट रहेगा, परफॉर्मेंस आपकी पूरे पेपर में अच्छी जाएगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग का आपका 10 मिनट खराब हो जाए ना तो पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाता है। बस इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए हमेशा 3 लेयर सिस्टम को फॉलो करो। ये 3 लेयर सिस्टम क्या होता है कि जो आपका पेपर होता है ना उसको 3 लेयर में अटेम्प्ट करो। क्या क्या 3 लेयर है? सबसे पहला लेयर, आप उन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो जो श्योर शॉर्ट है, आपको मालूम है कि हमको 100% आता ही आता है, मतलब नो कंफ्यूजन। इन सवालों में आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो हमेशा 100% रहेगी, क्योंकि आपको ये सारे के सारे सवाल आते हैं। फिर सेकेंड लेयर में उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जिनमें थोड़ा सा सोचने या थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद में वो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। और मैं बताऊं, इन क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी रहेगी वो हमेशा आपकी 90 से 95% रहेगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से और थोड़ा सा सोचने से आपका ये पेपर सॉल्व हो जा रहा है। इसके बाद जो बचे हुए सारे के सारे सवाल हैं, इनको हमेशा जो समय अब आपका बच गया है उस बचे हुए समय में धीरे धीरे अटेम्प्ट करना है। इन 3 लेयर के सिस्टम को फॉलो करने से आपको 3 बड़े फायदे मिलेंगे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। क्यों? देखो 100% एक्यूरेसी यहां है, 90 से 95% एक्यूरेसी यहां है, तो अपने आप आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी।
जो निगेटिव मार्किंग है ये भी लो हो जाएगा। क्यों निगेटिव मार्किंग लो हो जाएगा? क्योंकि आपने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं या थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं उनको किए, आपने उन क्वेश्चन को अभी टच ही नहीं किया है जहां पे गलती होने के चांस है। वो हमेशा तब देखना है जब आपके पास में समय बचा है और उसको अच्छे से समय देके सॉल्व करना है। थोड़ा ज्यादा समय लगे लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और निगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो जो आपका मार्क्स होगा ना वो बड़ा स्टेबल तरीके से रहेगा। जैसे अगर आपको नॉलेज में 40-50% ऐसे हैं कि जो श्योर शॉर्ट रहते हैं, 10-20% ऐसे रहते हैं जिनको आप थोड़ा सा करने के बाद में आपका अटेम्प्ट हो जाता है, तो हमेशा 60% क्वेश्चन आपके हमेशा सॉल्व हो जाएंगे और 60% नंबर हमेशा आपका स्टेबल बना रहेगा। बाकी के जो बचे हुए परसेंटेज हैं इसी में आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आपके मार्क्स भी स्टेबल रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। मैं आपको बता दूं कि एक नियम है 40-60 रूल। 40-60 का नियम यह कहता है कि 40% टाइम आपको देना है अटेम्प्ट करने में और 60% टाइम देना है आपको एनालिसिस करने में। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका 1 घंटे का पेपर है तो आपको 1.5 घंटे एनालिसिस करना है। और इस एनालिसिस में क्या क्या करना है, बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं मालूम होता है कि एनालिसिस में करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एनालिसिस में सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन से सेक्शन में टाइम वेस्ट हुआ है। मैथ में टाइम वेस्ट हुआ है, रीजनिंग में टाइम वेस्ट हुआ है, जीएस में टाइम वेस्ट हुआ है, साइंस में टाइम वेस्ट हुआ है। पैनिक की वजह से कौन कौन से क्वेश्चन आपके छूट गए, मतलब आपके पास में प्रेशर बढ़ गया, टाइम कम पड़ गया, इसकी वजह से कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए जो हो सकता है कि आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। रिपीटेड मिस्टेक, कौन सा ऐसा मिस्टेक है जो आप बार बार हर मॉक टेस्ट में करते हो, इसको आपको एनालिसिस करना है। और टॉपिक वाइज आपकी एक्यूरेसी कितनी रही, साइंस में कितने परसेंटेज आपके क्वेश्चन सही हैं, कितने अटेम्प्ट किए थे, मैथ में भी इसी तरीके से, रीजनिंग में भी इसी तरीके से, साइंस में भी इसी तरीके से। और आपको क्या करना है कि एक नोटबुक बनाना है और वो नोटबुक होना चाहिए आपके मिस्टेक्स की। क्वेश्चन में जितने भी आपके मिस्टेक्स हुए हैं हर क्वेश्चन को आपको एक नोटबुक में लिखना है और उस क्वेश्चन के सामने क्या क्या बातें लिखनी है, 3 बातें लिखनी है। सबसे पहले वो मिस्टेक की टाइप क्या है, जैसे उस सवाल में आपने सिली मिस्टेक कर रखा है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखा है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रखा है, आपको लगेगा इस कॉन्सेप्ट का सवाल है लेकिन वो किसी दूसरे कॉन्सेप्ट का सवाल हो, या तीसरा मिस्टेक ये हो सकता है कि आपको मालूम ही नहीं कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। अब उसके नीचे आपको हमेशा क्या करना है, उसका सोल्यूशन लिखना है। अगर उसका सोल्यूशन मॉक टेस्ट में दिया हुआ है तो वहां से निकाल लो, अगर वहां से नहीं मिलता है तो उस क्वेश्चन को सीधे सीधे गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे वहां से, या जो टीचर क्लास में पढ़ाता है टीचर को भेज सकते हो डाउट के कि सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दीजिए, वो आपको सोल्यूशन भेज देगा, उसको आप वहां पे नोट कर लो। और ये जो मिस्टेक हुआ है इसका रीजन क्या है, क्यों मिस्टेक हुआ है। भाई जैसे सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक क्यों है, उसमें भी कैलकुलेशन की मिस्टेक है, जल्दबाजी कर दिया, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 कर दिया, 2:3 पूछा था 3:2 लिख दिया। रीजन क्या है, पढ़ा गलत, पढ़ा ही नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो ये सारी की सारी बातें आपको एक नोटबुक में नोट करनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इस नोटबुक को हर 5वें दिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इसलिए करना है ताकि जो मिस्टेक एक बार हो गई है वो दोबारा ना हो, और जो क्वेश्चन आपके पिछली बार गलत हुए हैं उनको हमेशा अगले मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाओ कि हाँ अगली बार आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और साथ के साथ एक और काम करो, जो भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो वीकली और भी एक रिव्यू करो। इस वीकली रिव्यू में आपको क्या करना है, 4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपका एक्यूरेसी परसेंटेज कैसा चल रहा है। भाई मान लो पहली बार जब आपने पेपर दिया था तो आपके 80% एक्यूरेसी थी, फिर जब दोबारा दे रहे हो तो 82% एक्यूरेसी है, फिर तिबारा दे रहे हो तो 84% एक्यूरेसी है। तो हमेशा आपको यही मेजर करना है कि जो आपकी एक्यूरेसी है भले ही थोड़ा बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से जो टाइम पर क्वेश्चन है, जो एवरेज टाइम है आपका हर सवाल में, पहले मान लो अगर 1.5 मिनट का समय लग रहा है तो अगली बार वो 1.5 मिनट से 1 सेकंड कम, 1 मिनट 29 सेकंड लगे, तो ये धीरे धीरे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसी के साथ टोटल अटेम्प्ट्स ये क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। अगर पिछली बार 75 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इस बार 71 होना चाहिए। पिछली बार 75 में सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तो इस बार 52 होना चाहिए, 53 होना चाहिए, 54 होना चाहिए, 55 होना चाहिए। मतलब अटेम्प्ट्स भी धीरे धीरे आपके बढ़ने चाहिए। एक और चीज आपको देखनी है कि जो स्ट्रेस जोन है वो क्या है। स्ट्रेस जोन का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पे आप ज्यादा प्रेशर फील करते हो। मैथ का कोई टॉपिक हो सकता है, साइंस का कोई टॉपिक हो सकता है, रीजनिंग का कोई टॉपिक हो सकता है। उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करो। जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वो टॉपिक आपको अच्छे से आ जाएगा, और जब अच्छे से आ जाएगा तो ये जो स्ट्रेस है वो अपने आप धीरे धीरे कम होगा। और ये तभी पता चलेगा जब आप इसका वीकली रिव्यू करोगे। इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो अपने आप आपका क्या है, स्कोर बढ़ने लगेगा। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर बच्चों से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बार बार होती हैं। इनमें सबसे पहली गलती होती है रैंडम गेसिंग। बच्चे क्या करते हैं,
उनका पेपर छूट रहा होता है तो रैंडमली सवाल के आंसर को टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं बता दूं रैंडम गेसिंग को आप हटा सकते हो। कैसे? अभी जो मैंने आपको 3 लेयर सिस्टम बताया, जब आप इस 3 लेयर सिस्टम को फॉलो करोगे ना तो आपकी रैंडम गेसिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पहले उन सवालों को करोगे जो आपको आता है, फिर उन सवालों को करोगे जो थोड़ा सा करने से हल हो जाते हैं, लास्ट में कौन से क्वेश्चन बचेंगे जो आपको नहीं आते हैं और उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 2 लेयर से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन के बिना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। आपको हमेशा एक बात और याद रखनी कि जब भी आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो ना तो हमेशा 10 मिनट पहले एक रिवीजन करो, क्विक रिवीजन। 10 मिनट पहले एक क्विक रिवीजन करो हमेशा उन फॉर्मूलेस की, जो आप एक नोटबुक बना लो और उन नोटबुक्स में 10 मिनट फटाफट उन फॉर्मूलेस का, उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो जो आप बार बार भूल जाते हो। इससे क्या है कि वो फॉर्मूले तुरंत के तुरंत याद रहेंगे और जब मॉक टेस्ट देने जाओगे तो वहां पे भी उन्हीं फॉर्मूले से अगर कोई सवाल मिला तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि तुरंत तुरंत आपने पढ़ा है और धीरे धीरे आपका स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा। मिस्टेक नंबर 3 बच्चे क्या करते हैं, अटेम्प्ट तो करते ही रहते हैं। मैंने आपको बताया ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहते हैं, एनालिसिस करते ही नहीं। तो आपको स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करना है। जैसे मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट के पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट के टाइम पे क्या करना है, मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है। जो अभी मैंने आपको 40-60 का रूल बताया, इस 40-60 रूल को फॉलो करते हुए हमेशा क्या करोगे, अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करोगे। एक बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चों से होता है, क्या? जो बच्चे इन सिस्टम को भी फॉलो करते हैं उनसे भी एक बड़ी मिस्टेक ये होती है कि एक मॉक टेस्ट अच्छा गया नहीं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब उनको लगता है अब उन्होंने जग जीत लिया, अब दुनिया जीत लिया, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो सिस्टम मैंने बताया, इस सिस्टम को आपको एक मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ जाने से बंद नहीं करना है। इसको मॉक टेस्ट दर मॉक टेस्ट शुरू से लेकर आखिरी तक इस सिस्टम को फॉलो करते रहना है। और जब आप इस सिस्टम को फॉलो करते रहोगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और मैं आपको बताऊं, एक 30 दिन का मॉक टेस्ट का पूरा कंप्लीट प्लान बनाओ और इस 30 दिन के मॉक टेस्ट के प्लान में किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करो कि वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाओ, हर मॉक टेस्ट को 90 मिनट एनालिसिस करो, हर 5वें दिन जो आपका नोटबुक बनाया है एरर उसको रिवीजन करो, और जो सप्ताह है एक सप्ताह में अपना वीकली रिव्यू करो, आपकी एक्यूरेसी कैसी चल रही है, आपके टोटल अटेम्प्ट्स कैसे चल रहे हैं, एवरेज क्वेश्चन पे टाइम कितना लग रहा है, वो कैसा इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। सिलेक्शन ड्रीम नहीं है, एक प्रोसेस है। जो बच्चे सोचते हैं कि सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन ऐसे मिल जाता है, वो एक प्रोसेस है। अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो सिलेक्शन अपने आप मिलेगा। ट्रस्ट द सिस्टम, जो सिस्टम मैंने बताया है इस पे भरोसा करो, और जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं इसको एग्जीक्यूट करो, लगाओ, इसको प्रोसेस करो। अगर आप भाई सीढ़ी है, सीढ़ी पर अगर चलोगे तो छत पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो अगर इस सिस्टम को फॉलो करोगे, बाकी बच्चों ने इस सिस्टम को फॉलो करके अपना स्कोर बढ़ाया है, सिलेक्शन लिया है, अगर आप भी इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपका भी स्कोर बढ़ेगा, आपका भी सिलेक्शन पक्का होगा। एक और आप सारे के सारे बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको 7 दिन का एक चैलेंज देता हूं कि जो भी बच्चे इस स्ट्रेटजी को, इस सिस्टम को अगले 7 दिन तक फॉलो करेंगे उनका मॉक टेस्ट में स्कोर जरूर बढ़ेगा। अगर आपके अंदर दम है तो ये 7 दिन का चैलेंज लेकर देखो। और ये जो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, एनालिसिस करने का मैंने तरीका सिखाया है, अगले बस 7 दिन फॉलो करो और 7 दिन बाद फिर से दोबारा कमेंट करके बताना कि सर मेरा स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो सारे के सारे बच्चे, जो बच्चे 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, कमेंट में जरूर लिखेंगे 7 डे चैलेंज एक्सेप्टेड, और 7 दिन बाद फिर कमेंट करेंगे कि सर 7 दिन के बाद फायदा हुआ कि नहीं जो आपने सिस्टम को बताया था। अब मैं आपको बता दूं, पाठशाला रेलवे एग्जाम हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करता है और इस मॉक टेस्ट के लिए भी आपकी मदद करेगा। माई पाठशाला ऐप पर हर शनिवार और रविवार को ALP CBT 1 के लिए फ्री मॉक टेस्ट, लाइव फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं। पिछले रविवार को जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट यहाँ पे है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। ये रिजल्ट आपको कंपैरिजन करते रहना है कि किसके नंबर कितने आ रहे हैं और आप कहां पे रहते हो, और इसी में आपको ऊपर रैंक करना है। आप देखो ये बच्चा स्कोर किया हुआ है 64.36, दूसरे नंबर का बच्चा है 58.69, तीसरे नंबर का बच्चा है 58.01, कार्तिकेयन, रामजीत कुमार, सुब्रता गोरई। अगर आप भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपका भी नाम लूं तो आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ये जो फ्री मॉक टेस्ट है इसको अटेम्प्ट करो। मैं आपको बता दूं, आज और कल हर शनिवार रविवार फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, आज भी चल रहा है। 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 5वां आज लाइव चल रहा है। आप सारे के सारे बच्चे माई पाठशाला ऐप पर जाके इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं प्रोसेस बता दूं, माई पाठशाला ऐप में लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले मॉक टेस्ट का सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, वहां पे रेलवे एग्जाम्स के अंदर आपको ये एक ALP CBT 1 का मॉक टेस्ट मिल जाएगा।
आप यहाँ ऑल टेस्ट 250 पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का स्क्रीन खुलेगा, जहां पे ऑल इंडिया फ्री लाइव टेस्ट दिखेगा सेक्शन। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का पूरा सारा का सारा मॉक टेस्ट जो पहले हो चुके हैं, आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ के साथ जो अभी लाइव चल रहा है इसमें भी जरूर पार्टिसिपेट करें। लाइव मॉक टेस्ट में ये फायदा रहता है कि आपको कॉम्पिटिटिव मिलता है कि भाई सामने वाले बच्चे का नंबर कितना आ रहा है, हमारा नंबर कितना आ रहा है। ठीक, तो लाइव मॉक टेस्ट भी जरूर सारे के सारे बच्चे अटेम्प्ट करें। और कोई बच्चा चाहता है इस मॉक टेस्ट को परचेज करना, इसमें टोटल 250 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, तो इस मॉक टेस्ट को भी आप परचेज कर सकते हो यहीं से, जहां से आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सारे के सारे बच्चे कमेंट जरूर करिएगा 7 डे चैलेंज एक्सेप्टेड का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।